Okay, now we are going to solve the sums. Before going to solve the sums, there are few steps which we will follow in every question. That is hypothesis testing steps. ठीक है. First step is you have to state a null hypothesis and alternative hypothesis. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से क्या निकालना है? null hypothesis निकालना है और alternative hypothesis निकालना है. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज चूज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको चूज़ करना है. अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो वेरी गुड, अगर नहीं गिवन तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी वैल्यू रखेंगे इसकी. थर्ड स्टेप इज़ फाइंड क्रिटिकल वैल्यू. आपने थर्ड स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हम कैसे निकालेंगे? जेड टेबल को यूज़ करके निकालेंगे. हमें एरिया पता होगा और हम जेड टेबल में देखेंगे और वो वैल्यू निकालेंगे. दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू. फोर्थ स्टेप इज़ फाइंड टेस्ट स्टैटिस्टिक. फोर्थ स्टेप में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे. अब आपके पास टेस्ट कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट. तो आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेस्ट लगाना है. फिफ्थ स्टेप इज़ यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन वेदर योर एच नॉट इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है. ठीक है क्लास, चलिए नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन. ये स्टेप्स आपने याद कर लेना है. हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है. ओके, नाउ कम टुवर्ड द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिकल फ्रेम मैन्युफैक्चर लाइट बल्ब्स that have length of life that is approximately normally distributed with a mean 1600 hours. सही है. एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स वो बनाती है, और वो ये कह रही है कि जनाब जो उनका बल्ब है वो उसकी जो लाइफ है वो कितनी है? 1600 आवर्स है. ये कंपनी ने क्लेम किया है. दिस इज़ अ क्लेम. ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं दैट इज़ आवर म्यू. ठीक है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन हो गया है. कंपनी ने बात की है, मीन है. ठीक है, मीन किसका है? पॉपुलेशन का. एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स. कंपनी का ही मीन है और कंपनी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन है. इसका मतलब है 80 आपको क्या गिवन है? सिग्मा. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या गिवन है? सिग्मा, क्योंकि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट. अब आपने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस के जो एवरेज है पॉपुलेशन का वो इक्वल टू क्या है? 1600 है. ये आपका नल हाइपोथेसिस है. टेस्ट द हाइपोथेसिस, आपको ये टेस्ट करना है अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट के म्यू जो है वो 600 के इक्वल नहीं है. सही. तो आप इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स का रैंडम सैम्पल क्या होगा? n, स्मॉल n. सही. हैज़ एवरेज लाइफ इतने आवर्स. एवरेज लाइफ प्रीवियस सैम्पल्स की, इसका मतलब क्या गिवन है? x बार गिवन है. यूज़ अ 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा गिवन है, और ये आपको क्या गिवन है? h0 और दिस इज़ योर h1. सब कुछ क्वेश्चन में रेडीमेड मिल गया आपको. स्टेप्स फॉलो करेंगे जनाब. स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप क्या था? आपने स्टेट करना था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया उसने कि लाइफ कितनी है बल्ब की? 1600. तो इसका ऑल्टरनेट क्या बनेगा? फ़ौरन समझ ऑल्टरनेट क्या बनना चाहिए? ना आगे बनो तो आप तभी बना लेते, नॉट इक्वल टू 1600. सही. सेकेंड स्टेप क्या था आपके पास? सेकेंड स्टेप था आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ आपको गिवन है, जहाँ गिवन नहीं होता वहाँ हम ले लेते हैं 0.05. सही हो गया. अच्छा, अब आपका थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था आपने क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है. क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करेंगे? क्रिटिकल रीजन डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल कर्व. सही है. नॉर्मल कर्व बनाने के बाद आप देखिए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कंडीशन क्या है. कंडीशन गिवन है कि आपका जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 1600 है. मैंने आपको बताया था जब नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ जाएगी तो आपका 2 टेल टेस्ट होगा. इसका मतलब ये 2 टेल टेस्ट है, ये 2 टेल टेस्ट है. ये रीजन कलर्ड हो गया, ये रीजन कलर्ड हो गया. ये जो आपको अल्फ़ा गिवन है ये गिवन है कितना? 0.01. इसका मतलब है यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें?
अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा हमें, अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू। जब मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो आंसर आएगा 0.005, और यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 0.005। अल्फ़ा ये गिवन था, मैंने उसको ब्रेक कर लिया। अच्छा जी, अब आप अपना Z टेबल यूज़ करेंगे। Z टेबल सबको यूज़ करना आता है। Z टेबल में देखेंगे 0.05 की वैल्यू क्या आ रही है, एरिया में चेक करेंगे 0.05 एरिया में, और देखेंगे कि जो आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में वैल्यू क्या आ रही है। मैंने कैलकुलेट की हुई, तो मेरे पास जो इस पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू आ रही है लेफ़्ट साइड की, डेफिनेटली वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, -0.58, और राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली वही वैल्यू रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव साइन और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव साइन। ये वाला जो सारा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेबल रीजन है। सही, आपका ये हो गया थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल रीजन। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक करना है आपको फोर्थ पॉइंट में। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि आपने अब यहाँ पे टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट या जेड टेस्ट, वो भी कंडीशन देख के लगाएंगे। अच्छा, अब आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, दैट इज़ ATR। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली Z टेस्ट लगाते हैं और केस 1 लगाते हैं। तो केस 1 में आपके पास आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ नोन, अल्फ़ा आपके पास नोन है, ठीक है। दैट्स वाई यूजिंग Z स्टैटिस्टिक। कौन सी स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं आप, Z स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ रिमेनिंग पार्ट। आपके पास Z का फॉर्मूला क्या था, एक सिंपल सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ऊपर हमने सारी वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिया था। सैम्पल का मीन के लिए आपके पास है 1576, पॉपुलेशन मीन है दिस, और आपके पास ये गिवन है 80 एंड दिस इज़ √30। या आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास Z कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी -1.64। ये आपके पास वैल्यू आ रही है Z कैलकुलेटेड। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब आपने ड्रॉ करनी है लास्ट स्टेप में कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या कह रही है आपको, कॉन्क्लूजन ये कह रही है कि सिंस Z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैं उसको अगर मॉड में ले लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1.64 हो गई। नेगेटिव वैल्यू आई थी ना, Z की वैल्यू को मॉड में लिया, पॉजिटिव हो गई। और Z की जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसको भी मैं अगर मॉड में लूँ तो मेरे पास टेबुलेटेड वैल्यू क्या आई थी, 2.58 आई थी। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब आपके पास कंडीशन क्या थी, अगर Z कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड में लेके लेस देन आ जाए Z टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को क्या कर लेते हैं, अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं ग्राफिकली आपको बात बताऊँ तो Z कैलकुलेटेड वैल्यू 1.64 और टेबुलेटेड वैल्यू 2.58। 2.58 ये रहा पॉजिटिव का, नेगेटिव का। हम पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि हमने मॉडुलस में वैल्यू ली है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है, 1.64, तो 2 से पहले ही आएगी हमारे पास 1.64। इट मीन समहाउ यहाँ पे लाई करी होगी 1.64। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है। जब इस एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आपकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब है जो आपका नल हाइपोथेसिस था, जो क्लेम किया गया था, वो ट्रू हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर वैल्यू आपके पास क्रिटिकल रीजन में आ रही होती तो इसका मतलब है जो आपने क्लेम किया था वो फुलफ़िल नहीं हुआ। फिर आप रिजेक्ट कर देते अपने H0 को और एक्सेप्ट कर लेते किसको, H1 को। छोटी छोटी बातों को बहुत ख्याल रखिएगा।